Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we're going to discuss क्यूबिक इक्वेशन। तो इस वाली वीडियो में हम क्यूबिक इक्वेशन वाला टॉपिक पूरा जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से है सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स और मेथड टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन दोनों चीज़ें हम देखेंगे, कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे कि क्यूबिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जितने भी मेथड्स हो सकते हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 9th 10th के कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे जो आपने क्यूबिक इक्वेशन के बारे में पढ़े थे। तो जो सबसे पहले हमें पढ़ाया जाता है वो है कि जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन यही होता है ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास होगी जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन जहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये हो गई हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है। सो डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन होती है जहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट टी स्क्वायर, यहाँ पर वेरिएबल टी है तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाए, मतलब सेकंड डिग्री टर्म जहाँ पर उसका कोफिशिएंट 0 हो तो उस क्यूबिक इक्वेशन को कहेंगे हम डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पर सेकंड डिग्री टर्म जो है उसका कोफिशिएंट 0 है तो ये हो गई डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन। नेक्स्ट बात करते हैं वीटाज रिलेशन। वीटाज रिलेशन सेम आपने 9th 10th में पढ़ा है इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर मैं इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स मान लो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं रिलेशंस आते हैं। वो है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाय। और नेक्स्ट आता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब तीनों का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय। ये हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर ली कि जनरल फॉर्म क्या होती है, डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन क्या कहते हैं, एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन जहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या 0 हो। और नेक्स्ट वीटाज रिलेशन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ से हमारा जेई का जो कंसेप्ट होते हैं वो शुरू होते हैं कि नेचर ऑफ क्यूबिक नेचर ऑफ रूट्स इन क्यूबिक इक्वेशन ये होते क्या होते हैं। तो यहाँ पर 3 केसेस आते हैं। पहला कि 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो, दूसरा कि एक रियल रूट हो और 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाए, और तीसरा कि अगर हमारे पास दो सेम या फिर आइडेंटिकल कह लो, दो सेम हमारे पास रूट्स हो जाए और एक डिस्टिंक्ट रियल रूट हो। तो फिर ये 3 केसेस होते हैं। यहाँ पर चौथा केस नहीं होता जहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और एक कॉम्प्लेक्स हो जाए, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन में ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हम ग्राफ ही ड्रॉ नहीं कर सकते। सो बारी बारी ये हमारे इनके ग्राफ डिस्कस करते हैं कि तीनों केसेस में क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ कैसे बनते हैं। सो पहला केस क्या है, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, पहली चीज़ बता दो कि क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ या तो इस टाइप का होता है एन शेप का, या फिर इस टाइप का होता है उल्टा एन, मतलब कि ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पे कट करते हैं। सो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो गए तो उस टाइम ग्राफ इस टाइप का बनेगा। ये एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट करेगा। नेक्स्ट देखिए, एक रियल और 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हो तो एक रियल है मतलब एक्स एक्सिस को सिंगल टाइम कट करेगा, और 2 कॉम्प्लेक्स है तो फिर वो तो एक्स एक्सिस को उस टाइम कट नहीं करेगा। सो इस टाइप का क्या कहते हैं ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट है कि 2 सेम रियल रूट्स हो जाए और एक डिस्टिंक्ट रियल रूट हो, तो उस केस में ये ऐसे ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो ये जो रूट है, ये तो जो फर्स्ट वाला रूट है ये डिस्टिंक्ट है, ये एक सिंगल रूट है। लेकिन जो दूसरा वाला रूट है ये एक रूट है तो सही, लेकिन इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है। मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग बता देता हूँ मैं आपको। मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग ये होता है कि हेडिंग डाल देते हैं मल्टीप्लिसिटी। ये मीनिंग होता है कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनॉमियल गिवन है, फॉर एग्जांपल मैं ये पॉलिनॉमियल ले लेता हूँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 2। तो इसके रूट्स में कैसे लिख सकता हूँ, 1,1,2। हम इसके रूट्स यही लिखते हैं। तो ये 1 जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम कह देंगे कि जो ये रूट है 1 इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है। मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग सिंपल यही हुआ कि ये कितनी बार रिपीट कर रहा है। सो इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 हो गई। तो मल्टीप्लिसिटी का मैंने मीनिंग आपको बता दिया कि अगर कोई रूट है वो जितनी टाइम्स रिपीट कर रहा है वो उसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि मल्टीप्लिसिटी की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है।
प्रॉपर्टीज़ कुछ इस टाइप की है कि अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का एक रूट है अल्फ़ा और इसकी मल्टीप्लिसिटी n है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और जाते जाते एफ को अगर मैं n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर दूँ x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इन सारे पॉलिनॉमियल्स का रूट अल्फ़ा है, मतलब कि अल्फ़ा जो है इन सारे पॉलिनॉमियल्स का रूट है। सो ये एक प्रॉपर्टी होती है किसकी मल्टीप्लिसिटी की। इसे हम यहाँ पर भी ट्राई करके देख सकते हैं। अगर मैं n की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर 1 का क्या मल्टीप्लिसिटी है, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो फिर n की वैल्यू मेरे पास आ गई 2, तो n-1 क्या है, n-1 मतलब 2 - 1, 2 - 1 1 आया, तो मतलब कि जो 1 है वो एफ ऑफ एक्स का रूट है और एफ डैश ऑफ एक्स का रूट है। एफ ऑफ एक्स का तो रूट है ही, क्योंकि 1 पुट करेंगे 0 आ रहा है। एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, वो मेरे पास ये आएगा, ठीक। एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास ये आएगा, और अगर इसमें मैं 1 पुट कर दूँ तो ये भी 0 हो रहा है। इसका मतलब 1 जो है एफ ऑफ एक्स का भी रूट है, एफ डैश ऑफ एक्स का भी रूट है। तो ये हमने देख लिया मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। अब अपनी स्लाइड पे वापस चलते हैं। सो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि तीसरा वाला केस कि टू सेम रियल रूट्स हो और एक डिस्टिंक्ट रियल रूट हो। पहला वाला डिस्टिंक्ट है, लेकिन दूसरा वाला जो रूट है उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, मतलब इसे हम 2 टाइम्स काउंट करेंगे। ठीक, तो ये मैंने तीनों केसेस डिस्कस कर लिए। यहाँ पर चौथा केस नहीं होता जहाँ पर रियल रूट्स टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और एक कॉम्प्लेक्स रूट हो। क्यूबिक इक्वेशन में ऐसा केस नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं, सबको बारी बारी डिस्कस करते हैं। हम कैसे चेक करेंगे कि अगर मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे। सो अगर मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है, उसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ये एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट करेगा, ठीक। सो अब इसकी कंडीशन निकालने के लिए कि कंडीशन क्या है कि ये क्यूबिक इक्वेशन इसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, तो उसकी कंडीशन हम रोलेस थ्योरम से निकालते हैं। यहाँ पर रोलेस थ्योरम का एप्लीकेशन होगा। सो रोलेस थ्योरम क्या कहती है कि एफ ऑफ एक्स के दो रूट्स के बीच में, मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स के दो रूट्स अल्फा और बीटा है, तो एफ ऑफ एक्स के दो रूट्स के बीच में एफ डैश ऑफ एक्स का कम से कम एक रूट लाया करेगा। ये रोलेस थ्योरम कहती है। कहने का क्या मीनिंग है, एफ ऑफ एक्स के अगर कोई से मैं दो रूट्स ले लेता हूँ, मान लेते हैं अल्फा और बीटा, तो दोनों रूट्स के बीच में एफ डैश ऑफ एक्स का कम से कम एक रूट लाया करना चाहिए, ठीक है। अब इसी चीज़ को, इसी कंसेप्ट को, रोलेस थ्योरम को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, तो इसके दो रूट्स के बीच में एफ डैश ऑफ एक्स का एक रूट होगा, इसके दो रूट्स के बीच में एफ डैश ऑफ एक्स का कम से कम एक रूट होगा। तो मेरे पास दो रूट्स आ गए, x1 और x2। तो मैंने दो रूट्स मान लिए कि पहला रूट x1 है, दूसरा रूट x2 है। x1 और x2 एफ डैश ऑफ x के रूट्स हैं, ठीक। सो हम यहाँ से क्या कंडीशन निकाल सकते हैं, अगर मैं एफ ऑफ x1 की बात करूँ, सो मैं क्या कह सकता हूँ कि एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन ज़ीरो है और एफ ऑफ x2 लेस देन ज़ीरो है, क्योंकि नीचे लाया कर रहे हैं। अगर मुझे दोनों को कॉम्बाइन करना हो तो मैं लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 जो ऑलवेज लेस देन ज़ीरो होगा अगर उस क्यूबिक इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो यहाँ से मेरे पास कंडीशन आ गई कि अगर क्यूबिक इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 ऑलवेज लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। ये मेरे पास कंडीशन आ गई। यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया, रोलेस थ्योरम। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि अगर मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, हम कैसे चेक करेंगे कि उसका एक रियल रूट है, एक डिस्टिंक्ट रियल रूट है और दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो हम इसे कैसे चेक करेंगे, देखते हैं। अगर यहाँ पर भी सेम हम रोलेस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे। अगर मेरे पास ये वाला केस है, तो फिर क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। तो फिर मैं रोलेस थ्योरम का एप्लीकेशन करूँगा, तो फिर यहाँ पर जो एफ डैश ऑफ एक्स के रूट्स आएंगे, एक यहाँ पर आएगा x1, दूसरा यहाँ पर आएगा x2। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एफ ऑफ x1 ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है और
एफ ऑफ एक्स टू ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो एफ ऑफ एक्स वन भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, डैश ऑफ एक्स वन भी ग्रेटर देन ज़ीरो है। दोनों को अगर हम कॉम्बाइन कर दें, सो एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन ज़ीरो, तो यहाँ से मेरे पास कंडीशन आ गई कि अगर किसी क्यूबिक इक्वेशन के एक रियल और दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो फिर उसकी कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, जहाँ पर एक्स वन और एक्स टू रूट्स है एफ डैश ऑफ एक्स के। ठीक, लेकिन यहाँ ये तो मैंने कंडीशन निकाल ली। यहाँ पर हम एक और टूल यूज़ कर सकते हैं, वो है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी का मीनिंग है कि अगर मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है, हम उसे प्रूव कर दें कि वो या तो पूरी रियल लाइन के ऊपर इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, दोनों को कंबाइन कर लो, मतलब कि पूरी रियल लाइन पर मोनोटोनिक है, तो हम कह सकते हैं कि उसका एक ही रियल रूट लाया करेगा। अगर एक रियल रूट लाया करेगा तो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए, एक रियल है दो कॉम्प्लेक्स है। ठीक, तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है उसके एक रियल और दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। इसे वापस रिपीट कर देते हैं। अगर मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, अगर हम प्रूव कर दें कि वो या तो पूरी रियल लाइन पर इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो फिर हम कह सकते हैं कि उसके या क्या उस हम कह सकते हैं कि उसका एक ही रियल रूट होगा, क्योंकि अगर वो पूरी रियल लाइन पर इंक्रीजिंग है तो फिर वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट करेगा, इसलिए उसका सिर्फ एक रियल रूट है। और अगर एक रियल रूट है तो फिर उसके दो कॉम्प्लेक्स रूट्स होने चाहिए, क्योंकि जो इसके टोटल नंबर ऑफ क्यूबिक इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो 3 होते हैं। अगर एक रियल है तो दो कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। सो ये था केस जब एक रियल और दो कॉम्प्लेक्स हो। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर दो सेम हो, मतलब दो आइडेंटिकल रियल रूट्स है और एक जो है डिस्टिंक्ट रियल रूट हो, तो उस वाले केस में हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पर हमने मल्टीप्लिसिटी वाली टर्म को भी डिस्कस किया था कि इस रूट की मल्टीप्लिसिटी 2 है। सो अब हम बारी बारी देखते हैं। हमने अब तक क्या देखा कि फर्स्ट वाले केस में थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, वहाँ पर हमने रोलेस थ्योरम को अप्लाई किया। सेकेंड वाले केस में हमने रोलेस थ्योरम के अप्लाई किया। तो लास्ट वाला केस जो थर्ड केस है, इसमें भी हम रोलेस थ्योरम को अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। तो फिर दो रूट्स हैं, दो रूट्स के बीच में एफ ऑफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स का एक रूट लाया करना चाहिए। मान लेते हैं कि x1 है। अब ये जो एक रूट है, इसे ही हमें दो रूट मानना है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, मतलब कि दो रूट्स के बीच में एक रूट लाया करेगा, मतलब कि ये जो पॉइंट है यही x2 है। सो फिर मेरे पास क्या आया कि यहाँ से मैं डिड्यूस कर सकता हूँ कि एफ ऑफ x1, क्योंकि ये पॉजिटिव है, सो ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया। और एफ ऑफ x2, ये तो एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है, तो फिर दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन ज़ीरो है और एफ ऑफ एक्स टू लेस देन ज़ीरो है। तो अगर मैं दोनों को कॉम्बाइन कर दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू इक्वल्स टू ज़ीरो कहना चाहिए। और ये मेरे पास कंडीशन होगी कि जब दो सेम रियल रूट्स हो गए और एक डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई कि ये कंडीशन है कि अगर मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन गिवन है कि उसके टू आइडेंटिकल रूट्स हो और एक डिस्टिंक्ट रूट हो। ठीक, ये मेरे पास कंडीशन थी। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिसिटी पे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि मल्टीप्लिसिटी क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मैंने बात की नेचर ऑफ रूट्स। हम रोलेस थ्योरम के एप्लीकेशन से कैसे निकाल सकते हैं। अब तक हमने रोलेस थ्योरम के एप्लीकेशन से नेचर ऑफ रूट्स डिफाइन किया था। अब जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता था डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम देखते थे कि अगर दिस जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए। डी इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर दो आइडेंटिकल रूट्स हो गए, मतलब कि एक रूट हो गया जिसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है। और अगर ये लेस देन ज़ीरो आ जाता है, दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए। ऐसे ही हम करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सेम डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पर हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था, तो सेम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम क्यूबिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो यहाँ पर हम देखते हैं। सो क्यूबिक इक्वेशन वाले केस में डिस्क्रिमिनेंट जो होता है a⁴ r1 माइनस r2 का स्क्वायर, r2 माइनस r3 का स्क्वायर, r3 माइनस r1 का स्क्वायर। यहाँ पर r1 r2 r3 ये जो है ये रूट्स है, रूट्स ऑफ
एफ ऑफ एक्स। अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स एक गिवन क्यूबिक इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सर ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं R1 R2 R3। तो फिर अगर मेरे पास यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन वाले केस में डिस्क्रिमिनेंट होता है a⁴ R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R2 माइनस R3 का स्क्वायर, R3 माइनस R1 का स्क्वायर। इतने पोर्शन की वैल्यू आप जो वीटास रिलेशन है उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। सो ये था डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, क्या कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन वाले केस में। क्यूबिक इक्वेशन की यहाँ पर जनरल फॉर्म है a t³ प्लस b t² प्लस c t प्लस d इज इक्वल टू 0। सो यही जो यहाँ पर a डिस्कस किया गया लीडिंग कोफिशिएंट, वो सेम यहाँ पर a है। a यही सेम है लीडिंग कोफिशिएंट। R1 R2 R3 रूट्स है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। नेचर ऑफ रूट्स, अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए। अगर d लेस देन 0 हो जाता है तो इसके एक रियल और 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए। अगर d इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो इसके 2 सेम मतलब 2 आइडेंटिकल रूट्स हो गए और एक डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। सो ये मैंने पूरा आपको बता दिया नेचर ऑफ रूट्स। हम डिस्क्रिमिनेंट से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यूबिक इक्वेशन वाले केस में डिस्क्रिमिनेंट हमारा ये होता है इतने पोर्शन की वैल्यू जो आप वीटास रिलेशन से निकाल सकते हैं। R1 R2 R3 रूट्स है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के, और ए जो है यही सेम लीडिंग कोफिशिएंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब तक जो हमारा फर्स्ट पोर्शन था उसमें हमने डिस्कस कर लिया कि नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे देख सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन के। पहला हमारा मेथड था रोलेस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ रोलेस थ्योरम। दूसरा हमारा मेथड था डिस्क्रिमिनेंट। अब तीसरा जो हमारा फर्स्ट पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड पोर्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन। सो मेथड टू सॉल्व में मैं आपके साथ 4 मेथड्स डिस्कस करने वाला हूँ। पहला है कार्डन्स मेथड, दूसरा है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे यूज़ कर सकते हैं, तीसरा है कि बाय हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या कहते हैं जेई सिलेबस में नहीं है, लेकिन जिन्हें पता है वो इतना पार्ट देख सकते हैं, जिन्हें नहीं पता वो इतना पार्ट स्किप कर देंगे। और चौथा मेथड है जो आपने क्लास 9th 10th में पढ़ा था कि हिट एंड ट्रायल मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, रैशनल रूट थ्योरम कैसे हम अप्लाई करते हैं। सो वही सारी चीज़ें 4 मेथड्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहला है कार्डन्स मेथड। सो कार्डन्स मेथड एक मेथड है जिससे आप जो क्यूबिक इक्वेशन को, डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो इसका एंड रिजल्ट आता है वो ये आता है कि x की वैल्यू, मैं यहाँ नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। जो कार्डन्स मेथड है इसमें हम जो क्यूबिक इक्वेशन उसके रूट्स एक मेथड से निकालते हैं, लेकिन अगर हम इसका एक फॉर्मूला बना दें, जैसे हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वैसे ही हमारा एक क्यूबिक फॉर्मूला भी होता है। तो वो होता है कि x इज इक्वल्स टू, एक्स की 3 वैल्यूज़ होगी, चाहे उसमें कुछ रियल हो चाहे उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स हो, 3 वैल्यूज़ हो। क्यूब रूट ऑफ u1 प्लस क्यूब रूट ऑफ u2 कॉमा दूसरी वैल्यू ओमेगा क्यूब रूट ऑफ u1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ u2, और तीसरी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ u1 प्लस ओमेगा क्यूब रूट ऑफ u2। सो ये मेरे पास 3 रूट्स हो गए जो हमारे क्यूबिक फॉर्मूला में होता है। और यहाँ पर u1 u2 क्या है वो मैं बता देता हूँ। सो u1 है माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ क्यू बाई 2 का स्क्वायर प्लस पी बाई 3 का क्यूब, और u2 है माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ क्यू बाई 2 का स्क्वायर प्लस पी बाई 3 का क्यूब। और इस जो हमारे पास क्यूबिक फॉर्मूला है इसमें हम ये वाली क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन जो इस फॉर्म की है कि t³ प्लस tt प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो इस वाली क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्यूबिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो हमारे पास, जिसमें हमारे 3 रूट्स जो ये वाले होते हैं कि पहले में हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा इनके मल्टीप्लिकेशन में, दूसरे में ओमेगा स्क्वायर, तीसरे में ओमेगा स्क्वायर ओमेगा।
और यहाँ पर u1 की वैल्यू ये है और u2 की वैल्यू ये है क्यूबिक फार्मूला। और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप क्यूबिक फार्मूला याद करें, आप सीधा कार्डन्स मेथड देखेंगे, सो उससे आपकी क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट बढ़ते हैं कि हम कार्डन्स मेथड को कैसे यूज़ करें। अब बात करते हैं कार्डन्स मेथड के वर्किंग रूल की। अभी हमने क्यूबिक फार्मूला की बात की थी। क्यूबिक फार्मूला उनके लिए जिन्हें डायरेक्ट फार्मूला एप्लीकेशन से रूट्स निकालने हैं, और जो कार्डन्स मेथड है वो उनके लिए जिन्हें मेथड को समझना है कि ये क्यूबिक फार्मूला कहाँ से आया और उस मेथड से रूट सॉल्व करने हैं। सो हम बात करने वाले हैं कार्डन्स मेथड के वर्किंग रूल के। इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि एक्स क्यूब, कॉन्सेप्ट हमारा है कि एक आइडेंटिटी होती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, कि एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल्स टू दिस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए बी। सो ये मेरे पास एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, यहाँ पर माइनस आना चाहिए, माइनस माइनस। सो ये मेरे पास एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है। क्या मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि इसे मैं कह सकता हूँ कि ये एक एक्स स्क्वायर में डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन है, और इस डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन हमें मिल गई। जब हमें एक क्यूबिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन मिल गई तो हमें और क्या चाहिए। सो हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझा देता हूँ। सो ऐसे अभी यहाँ से रिमूव करते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, इसे हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। सो आइडेंटिटी को अगर हम कंपेयर करें तो मेरे पास जो ये मेरे पास आइडेंटिटी होती है ए बी टी प्लस दिस, अगर मैं इसे टी में एक क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखूँ, इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास ये आएगी प्लस माइनस ए बी। ठीक, तो मेरे पास ये फैक्टराइजेशन आएगी। अब हमें बस कुछ नहीं करना, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। जो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है और इस क्यूबिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर देते हैं। सो मेरे पास आ गया, अगर मैं कोएफिशिएंट टी का कोएफिशिएंट कंपेयर कर तो ए बी इंटू वन आ जाए, ए बी ए इंटू बी इज इक्वल्स टू वन आ जाते हैं। और अगर मैं कांस्टेंट टर्म कंपेयर करता हूँ तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब मेरे पास 2 आ जाता है। अब नेक्स्ट, ये तो मैं हमारा फर्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में बोथ साइड्स क्यूब कर देंगे। सो मेरे पास आगे ए क्यूब इंटू बी क्यूब इज इक्वल्स टू वन। थर्ड स्टेप हमारा है कि हम लेट कर लेंगे कि ए क्यूब इंटू बी क्यूब, ए क्यूब और बी क्यूब ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। सो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि अगर किसी के रूट्स, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है अल्फ़ा अल्फ़ा कॉमा बीटा है, तो फिर हम टी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं। ठीक, तो उसी तरह से मैंने इस क्यूबिक इक्वेशन को लिख दिया। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है नहीं, ए क्यूब इंटू बी क्यूब की वैल्यू हमारे पास है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमारे पास है। तो बस इन्हें पुट कर देते हैं। पुट करने पे हमारे पास क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। और इसके क्या रूट्स होते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं t इज इक्वल्स टू 1,1। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने रूट्स क्या माने थे, ये माने थे कि इसके रूट्स से ए क्यूब और बी क्यूब है, लेकिन हमें सॉल्व करने पे इसके रूट्स 1 और 1 मिले। मतलब कि ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है और बी क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है। अगर हम इसे रियल नंबर पे सॉल्व करें सो ए की वैल्यू 1 मिली और बी की वैल्यू 1 मिल गई। अब अगर मुझे ए और बी की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पर मेरा काम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन है। हमें बस ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। सो मैं अगर इसमें ए और बी की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास आते हैं टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस 2 दिस, सो 1 प्लस 1 माइनस 1। सो ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास इसकी पूरी फैक्टराइजेशन आ गई। सो ये था कार्डन्स मेथड का वर्किंग रूल। समराइज कर दे तो कॉन्सेप्ट हमारे पास यही है, ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसे
टी को वेरिएबल मानते हुए एक डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन बना ली और यहाँ पर कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके ये दो इक्वेशंस आई। फर्स्ट इक्वेशन को बोथ साइड्स क्यूब किया और फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, मान लिया कि ए क्यूब और बी क्यूब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो हमने जो 10th क्लास में पढ़ा है उसके हिसाब से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पता है, ए क्यूब इंटू बी क्यूब की वैल्यू पता है, सो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ अगर मैं इसे सॉल्व करूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से या फिर सीधा कॉमन सेंस लगा देते हैं कि ये मेरे पास इसका स्क्वायर है। सो मेरे पास टी की क्या वैल्यू आई, टी की मेरे पास वैल्यू आ गई 1,1 और मेरे पास रूट्स क्या थे ए क्यूब और बी क्यूब, तो मेरे पास ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 1 आ गई। इन्हें अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इस फैक्टराइजेशन में, सो मेरे पास इस क्यूबिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन ये आ जाती है। इन्हें ज़ीरो पुट करके आप इनके रूट्स निकाल सकते हो। बस ये था क्यूबिक कार्डन्स मेथड। अब इसमें एक और चीज़ डिस्कस करनी है। एक और चीज़ क्या डिस्कस करनी है कि अब तक मैंने कार्डन्स मेथड से क्या सॉल्व किया, डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक फार्मूला भी मैंने डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व की और जो मैंने कार्डन्स मेथड को वर्किंग रूल में बताया उसमें भी डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व की। लेकिन अगर मेरे पास जनरल फॉर्म में कोई क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, सो उसे सॉल्व करने के लिए मुझे इतना तो समझ में आ गया कि इसे डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करेंगे। सो इसका मेथड है कि मैं टी को एक्स माइनस बी डिवाइड बाई ए अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ, सो मेरे पास ये एक डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा जो इस फॉर्म की होगी। अब तो इक्वेशन एक्स में आएगी ना, तो एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। अगर मैं टी की वैल्यू ये पुट कर देता हूँ, सो मेरे पास ये एक डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर मेरे पास कार्डन्स मेथड कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन की, कि हम क्यूबिक इक्वेशन का सोल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री से कैसे कर सकते हैं। सो ये इस वाले में हमारा क्या कंसेप्ट है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ट्रिपल एंगल फॉर्मूला कॉस के लिए कि कॉस 3x जो 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x होता है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसे कॉस ऑफ x में एक क्यूबिक इक्वेशन की तरह देखना चाहूँ तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ, माइनस कॉस 3x इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास कॉस ऑफ x के में एक डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन आ गई। यहाँ पर कॉस स्क्वायर के कोई टर्म नहीं है, सो मेरे पास एक डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन आ गई। और इसकी हेल्प से, ये हमारा कंसेप्ट है, इसी चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करके एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन के टॉपिक को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, वर्किंग कैसे होगी, इसकी वर्किंग रूल क्या है, वो इस एग्जाम्पल से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट क्या था, सो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम टी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। ठीक, सो मैंने टी को जब मैं ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, सो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और मैं अब क्या करूँगा कि यू क्यूब से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या सोल्यूशन आएगा, ये आ जाएगा। यू क्यूब से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास ये आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में कॉस क्यूब के साथ 4 भी है और हमें जो क्या कहते हैं कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, उसके लिए हम बोथ साइड्स 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 मर जाएगा, सो इसे हटा ही दो यहाँ से, इसे भी हटा दिया। सो मेरे पास रिजल्ट क्या आया कि ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। और ये मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है कॉस थीटा की फॉर्म में। अब हम जब इसे कंपेयर करेंगे, सो अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ तो क्या वैल्यूज़ आती है, 1 बाय यू क्यूब, 1 बाई यू स्क्वायर की अगर मैं कॉस थीटा की टर्म कंपेयर करूँ तो इसकी वैल्यू -3 आती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू -3 आती है।
और अगर मैं इसकी टर्म कंपेयर करूँ कांस्टेंट टर्म, तो मेरे पास इसकी वैल्यू -cos 3 थीटा आ जाएगी। ठीक, ऐसे आ जाएगी। सो फर्स्ट चीज़ से हमें u की वैल्यू मिल गई, क्योंकि u की वैल्यू मेरे पास ये है, u की वैल्यू मेरे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन से। और अब इस u की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। जैसे ही मैं पुट करता हूँ, सो मेरे पास क्या आता है, -5 डिवाइड बाई यू क्यूब। मतलब कि मुझे इसका क्यूब करना है। क्यूब करेंगे मेरे पास ये टर्म आ जाएगी, इज इक्वल्स टू cos 3 थीटा। इसे ऊपर ले जाते हैं तो मेरे पास आ गया -3^3/2 -5 इज इक्वल्स टू cos थीटा। अब अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसे लास्ट स्लाइड में ले जाते हैं। मेरे पास क्या आया था, इसकी वैल्यू ये आई थी cos 3 थीटा। ठीक, अब मुझे इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। वहाँ पर क्या होता है कि cos थीटा इज इक्वल्स टू, अगर cos अल्फ़ा हो जाता है तो हम लिखते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू 2k प्लस माइनस अल्फ़ा, जहाँ पर अल्फ़ा बिलोंग्स टू दिस और k बिलोंग्स टू इंटीजर्स होता है। ठीक, तो मतलब कि अगर मुझे बोथ साइड से cos क्या कैंसिल करना है तो मुझे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ कि ये है cos इनवर्स का cos। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि cos से cos इनवर्स मर जाएगा। सो जब मैं cos से cos कैंसिल करता हूँ तो 3 थीटा की वैल्यू आ जाती है 2k प्लस माइनस cos इनवर्स -5 दिस। ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है। और अब मुझे क्या करना है, cos थीटा की वैल्यू निकालनी, तभी मेरे पास t की वैल्यू आएगी, क्योंकि t क्या है, u cos थीटा है। ठीक, सो मैं अब क्या करूँगा, बोथ साइड्स जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 यहाँ से हटा देते हैं, डिवाइड बाय 3। अब क्या करना है, बोथ साइड्स cos ले लेते हैं, cos लिया, cos। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, बोथ साइड्स u मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मैंने u मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर अगर हम u मल्टीप्लाई करेंगे तो u की क्या वैल्यू आई थी, u की वैल्यू आई थी √(-1/3). सो इसे थोड़ा इधर ले जाते हैं। सो यहाँ पर मैं u मल्टीप्लाई करने से अच्छा √(-1/3) मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो मेरे पास u cos थीटा की ये वैल्यू आ गई, और u cos थीटा क्या था, t था। सो मेरे पास t की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। सो मेरे पास जो फाइनल सोल्यूशन आया वो मेरे पास ये आया। ये था ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन। हम क्यूबिक इक्वेशन का कैसे कर सकते हैं। कंसेप्ट हमारा क्या था, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला ऑफ cos थीटा। नेक्स्ट चलते हैं हाइपरबॉलिक फंक्शन। हाइपरबॉलिक फंक्शन में भी हमें सेम चीज़ करनी है। यहाँ पर हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक फंक्शन ऑफ कॉस का जो हमारे पास ट्रिपल एंगल फॉर्मूला होता है, वही हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। और इसे भी हम एग्जाम्पल से, सेम एग्जाम्पल से करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को कॉश ऑफ एक्स के फॉर्म में, मतलब कि उसके एक डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। सो सेम चीज़ करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, टी को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगी कि मैं टी को सब्स्टिट्यूट कर दूँगा यू कॉश ऑफ थीटा। ठीक, मैं टी को ये सब्स्टिट्यूट कर दूँगा फर्स्ट में। मेरे पास आ गया ये, सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, सेकेंड स्टेप में
यू क्यूब को डिवाइड कर दूंगा, पूरी इक्वेशन को यू क्यूब से डिवाइड करना है। सो इसे यहाँ से हटा देते हैं, यू क्यूब से डिवाइड करेंगे। सो मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, और यहाँ पर कॉश ऑफ एक्स क्यूब का जो मतलब कि यहाँ पर जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 4 है, तो यहाँ पर भी मुझे 4 मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर 4 से 4 मर जाएगा, यहाँ से 4 से 4 मर जाएगा। सो रिजल्टेंट इक्वेशन मेरे पास ये आई है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें कुछ नहीं करना। अब हमारे पास एक आइडेंटिकल इक्वेशन आ गई, अब दोनों के कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं। सो जब हम कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, सो यहाँ पर मेरे पास पहली इक्वेशन आई 1/u² इज इक्वल्स टू -3 और 5 डिवाइड बाई दिस इज इक्वल्स टू माइनस cos 3 थीटा। फर्स्ट इक्वेशन से मेरे पास u की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1/3, और जब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करूँगा सो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी cos ऑफ 3 थीटा के। अब यहाँ तक का जो मेथड है आप देख सकते होगे कि यहाँ तक का मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, हाइपरबोलिक सॉल्यूशन का जो मेथड है वो ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन से काफ़ी सिमिलर है। सो इसका जो आगे का स्टेप्स हो गए वो भी सेम ही हो गए, कि हम जो यहाँ पर वही क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस उन सबको अप्लाई कर कर थीटा थीटा की वैल्यू निकालेंगे, बोथ साइड कॉस ऑफ एक्स ले लेंगे, फिर बोथ साइड यू मल्टीप्लाई करके टी की वैल्यू निकाल लेंगे। सो मेथड मैंने आपको बता दिए, मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से बिल्कुल सिमिलर है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रैशनल रूट थ्योरम। ये जो वही टॉपिक है जो आपने 9th 10th में रैशनल रूट थ्योरम को यूज़ किया था क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब रैशनल रूट थ्योरम होती क्या है, ये कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई सी भी n डिग्री इक्वेशन है, a n x to the power n plus b n minus 1 x to the power n minus 1 plus this a1 x plus a naught is equals to 0, और अगर इस पॉलिनॉमियल के इस जो इक्वेशन है इसके कोई रैशनल रूट है, अगर इस इक्वेशन का कोई रैशनल रूट है तो वो इस फॉर्म का होगा, प्लस माइनस फैक्टर्स ऑफ यू क्या था ए नॉट डिवाइड बाय फैक्टर्स ऑफ ए एन। ये मैंने इसकी स्टेटमेंट लिख दी है कि इस रैशनल रूट थ्योरम की स्टेटमेंट की है। अब इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास इक्वेशन ये सिंपल, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन हमारे पास ये है। अब अगर इस इक्वेशन का कोई रैशनल रूट एग्जिस्ट कर रहा है सो वो किस फॉर्म का होगा, वो होगा प्लस माइनस फैक्टर्स ऑफ 2। फैक्टर्स ऑफ 2 क्या हो गए, क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यही हो गए फैक्टर्स ऑफ 2, डिवाइड बाय फैक्टर्स इसका, इस वाली टर्म के क्या फैक्टर्स, ये वाली टर्म 1 है तो 1 के क्या फैक्टर्स है, वो है प्लस माइनस 1। सो यही मेरे पास हो सकते हैं। सो जो भी हमारे पास रैशनल रूट होगा वो इसी फॉर्म का होगा, या तो जो मतलब कि उसके न्यूमरेटर में फैक्टर्स ऑफ 2 हो गए और डिनोमिनेटर में फैक्टर्स ऑफ 1 हो गए और सामने प्लस माइनस लगा होगा। सो अब स्टार्ट करते हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि ऊपर +2 और नीचे -1 हो। दूसरा केस ऊपर +2 और नीचे +1 हो। तीसरा केस ऊपर -2 और नीचे +1 हो। चौथा केस ऊपर -2 और नीचे -1 हो। पांचवा केस ऊपर +1 और नीचे +1 हो। छठा केस ऊपर +1 और नीचे -1 हो। सातवां केस ऊपर -1 और नीचे -1 हो। और एक और केस रहता है ऊपर +1 हो और ऊपर -1 हो नीचे +1 हो। ये सारे केसेस डिस्कस कर लिए, और यहाँ से मेरे पास रूट्स की क्या पॉसिबिलिटीज़ आती है। पहला ये रूट हो सकता है, या फिर ये रूट हो सकते हैं, या फिर ये रूट हो सकते हैं, या फिर ये रूट हो सकते हैं। सो रैशनल रूट्स की मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ आ गई कि अगर इस इक्वेशन की कोई रैशनल रूट है तो फिर वो इन वैल्यूज़ में से कोई इसका एक रैशनल रूट होगा। सो मैं इन वैल्यूज़ को, मेरे पास 4 वैल्यूज़ है, 4 वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करके इसके रैशनल रूट्स निकाल सकता हूँ। ये मेरे पास थी रैशनल रूट थ्योरम। एक और एग्जांपल लेते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सिंपल एग्जाम्पल लेंगे। अगर मेरे पास ये है, सो फिर अगर मैं इसमें मुझे इसमें रैशनल रूट अप्लाई करनी है, तो रैशनल रूट क्या कहती है, अगर इस इक्वेशन के कोई रैशनल रूट है तो वो इस फॉर्म के हो गए कि ऊपर क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स के वो 1 है या फिर -1, और फिर डिवाइड बाय फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, और 1 के क्या फैक्टर्स है, सेम +1 और -1। ठीक। सो यहाँ पर अगर इसका कोई रैशनल रूट है तो फिर वो 1 होगा या फिर -1, ये मेरे पास आ गया। दो वैल्यूज आई, दोनों को पुट करके देख सकते हैं कि रैशनल रूट इसमें से कौन से है। अगर हमारे पास एक वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती है, सो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। अब अगर मेरे पास एक रूट सेटिस्फाई कर जाते हैं, मान लेते हैं कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन है, 6, अगर कोई जे ही दे रहा है, सो उससे तो पता होगा कि इसके रूट्स जो है वो -1, -2, -3 होते हैं। उस इतना तो पता होता है क्योंकि वो जे की प्रिपरेशन करे, इतना याद ही होता है। सो अगर हम इसके रैशनल रूट निकालते हैं, मान लेते हैं कि आपका ये सेटिस्फाई होगा, वैसे तो सारे सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर आपको अभी एक भी मिल गया तो आप क्या करोगे, हॉर्नर्स मेथड यहाँ अप्लाई करोगे। उसमें क्या होता है, इसके कोएफिशिएंट्स को आप पहले सामने लिख दोगे। आपने इसके कोएफिशिएंट्स सामने लिख दिए, इस टाइप से लिख दिए। अब यहाँ पर इस टाइप से लिखो, एक उल्टा एल बनाओ, और यहाँ पर जो भी इसका रूट आया -1 वो यहाँ पर लिख दो, और जो लास्ट नंबर है उससे एक पहले एक लाइन खींच दो, और एक यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन। सो अब हमारा मेथड क्या होगा, हम यहाँ पर एक डैश डालेंगे। डैश का मीनिंग ये है कि हम फर्स्ट वाले नंबर को हम एज इट इज़ नीचे उतार रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, जो हमारे पास नीचे नंबर आया उसे हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आया है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, दोनों का ऐड करेंगे, 5 आया है। सेम स्टेप रिपीट करनी है, इससे मल्टीप्लाई करो -5, दोनों को ऐड करेंगे 6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6। और अगर ये नंबर इस इक्वेशन का रूट है, जो आपने रैशनल रूट थ्योरम से देख लिया कि हाँ रूट है, तो फिर जो ये लास्ट नंबर है, जो यहाँ पर लास्ट नंबर आए वो हमेशा 0 आना चाहिए। अब जो हमारे पास इस लाइन से पहले वाले नंबर्स आए, ये इन नंबर्स को आपने देखना है, और इन नंबर्स को देखकर ये क्यूबिक इक्वेशन थे, तो यहाँ पर एक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे। इन को कोएफिशिएंट्स लेते हुए आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। यहाँ पर ही कोएफिशिएंट्स 1, 5, 6 है। सो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से या फिर फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हो। सो ये मेथड था रैशनल रूट थ्योरम का, और ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है जो आपने 9th 10th में पढ़ा था। सो नेक्स्ट बात करते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि पहले तो आप इस क्वेश्चन को देख लो कि इस क्वेश्चन को क्या आप अपने नॉर्मल मेथड से यूज़ कर सकते हो। ये 4 डिग्री इक्वेशन है। इस तरह कोई सी भी आपके पास एक 4th डिग्री इक्वेशन है, इस तरह कोई सी भी इक्वेशन आ सकती है, 3 डिग्री इक्वेशन आ सकती है, कोई भी आ सकती है। क्या इसे आप अपने नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? इसका आंसर ना है। इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक होती है, मतलब कि, और वो इम्पॉर्टेंट ट्रिक क्या है, यहाँ पर हम पैरामीटर्स का यूज़ करेंगे। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, सो यहाँ पर हमारी ट्रिक क्या होगी, ट्रिक हमारे पास यही होगी कि यहाँ पर हम x को वेरिएबल नहीं मानेंगे। यहाँ पर हम जो हमारा पैरामीटर है a, हम a को वेरिएबल मानेंगे, और a को वेरिएबल मानते हुए पूरी इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर a 2 बार आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास a में क्वाड्रेटिक आएगी, जिसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास ये 4th डिग्री इक्वेशन है x में, अगर हम x को वेरिएबल मानते हैं तो हमें 4 डिग्री इक्वेशन मिलेगी, और 4 डिग्री इक्वेशन का आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब कि कोई फॉर्मूला है तो फिर आप याद नहीं रख सकते। सो यहाँ पर हमारा मेथड क्या होगा, हम a को वेरिएबल मानेंगे। यही होता है कि यूज़ ऑफ पैरामीटर्स। सो हम इसे फैक्टराइज कर दे, मल्टीप्लाई कर देते, हमारे पास ये आ जाएगा x⁴ प्लस x³। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस 6ax, ये आ जाएगा, प्लस 4a²।
ये मेरे पास आ जाएगा अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसे मैं ए का मतलब ए की फॉर्म में क्वाड्रेटिक लिख सकता हूँ। कैसे लिखेंगे ये देखो, 4a² प्लस ए 6x प्लस 2x² माइनस x³ माइनस x⁴ इज इक्वल टू 0। अब मैंने इस इक्वेशन को ए को वेरिएबल मानते हुए क्वाड्रेटिक लिख ली। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो ए की वैल्यू क्या आई, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, मेरे पास ये आ गया। अब हमें इसे सिंपल डिवाइड बाय 2 है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई थोड़ा एक काम करते हैं, इसे थोड़ा छोटा करके उससे लिख देते हैं। और अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं इस साइड पर। मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू -6x प्लस माइनस डिवाइड बाई ए रूट। यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले मैं x⁴ लिखूंगा। सो -16 इंटू -1 16 आ जाएगा, तो मतलब 16x⁴। फिर -16 इंटू -1 16 आ जाएगा प्लस 16x⁴। अब -16 इंटू 2 -32 -32 जब 36 में ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर 4 आएगा। सो प्लस 4x², ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ से जब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं 4x² कॉमन ले सकता हूँ। जब 4x² बाहर लेंगे तो 2x लिखेंगे और अंदर मेरे पास बच गया 4x² प्लस 4x प्लस 1 प्लस माइनस 6x डिवाइड बाई 8। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 2x 2x प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो इतने पार्ट को। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो मैं लिख सकता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ए की वैल्यू मेरे पास क्या आई, ए की वैल्यू मेरे पास आ गई -6 प्लस माइनस 2x स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल अगर हम कर देते तो मेरे पास ये आ जाएगा डिवाइड बाय 8। सो मेरे पास लास्ट में ये वैल्यू आ गई। अब अगर मैं 8 को इस साइड ले जाता हूँ, मेरे पास ये आ गया। इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4x² प्लस 2x। ठीक, अब मैं क्या देख सकता हूँ यहाँ पर प्लस माइनस मतलब कि मेरे पास x² में 2 क्वाड्रेटिक आ गए। अब 2 क्वाड्रेटिक आ गए तो दोनों को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएगी। सो इसके आगे का काम आप खुद कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। मेथड मैंने आपको बता दिया। जब भी कुछ ऐसे इक्वेशन आए तो यहाँ पर आपको यूज़ ऑफ पैरामीटर्स करना है। ए को वेरिएबल ले लेंगे। सो मेरे पास ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ए 2 बार आ रहा है, मतलब हमारे पास ए में एक क्वाड्रेटिक बनेगी। तो ये हमारे पास ए को हमने ए को वेरिएबल मानते हुए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ किया। मेरे पास जो एंड रिजल्ट आ गया ये आ गया। और यहाँ पर हमारे पास एक्स में 2 क्वाड्रेटिक्स आ गए, दोनों में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं, जो हमारा नेचर ऑफ रूट्स का ही एक टॉपिक है, वो है डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन। सो डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन क्या कहते हैं, इसको मैं कुछ एग्जाम्पल्स से बताना चाहता हूँ। पहला एग्जाम्पल मेरे पास ये है, दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास ये है, तीसरा एग्जाम्पल मेरे पास ये है। अब इन 3 एग्जाम्पल्स की हेल्प से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इन 4 एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन को पूरा करेंगे। तो डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन, इसमें 3 रूल्स आते हैं। ये क्या कहता है, फर्स्ट रूल है कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनॉमियल है f ऑफ x और उस पॉलिनॉमियल में हम इसे लेते हैं, ये मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 0 है। और फर्स्ट रूल कहता है कि f ऑफ x है और अगर उस पॉलिनॉमियल में जितनी बार
साइन चेंज होगा उतने ही उस पॉलिनॉमियल के पॉजिटिव रूट्स हो गए, पॉजिटिव रियल रूट्स हो गए। कहना क्या चाहता है ये कि अगर ये मेरे पास पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, फिर पॉजिटिव साइन है, सो साइन चेंज कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ प्लस से माइनस, दूसरी बार हुआ माइनस से प्लस, सो दो बार साइन चेंज हुआ। मतलब कि इस इक्वेशन के दो पॉजिटिव रूट्स हो गए, रियल रूट्स हो गए। सो पहला रूल कहता है कि एफ ऑफ एक्स में जितनी बार साइन चेंज होगा तो उतने ही उस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के पॉजिटिव रियल रूट्स हो गए। इसी चीज़ को हम सेकेंड में अप्लाई करते हैं। साइन चेंज कितनी बार हो? प्लस से माइनस एक, माइनस से प्लस दो, और फिर प्लस से माइनस तीन। सो एक, दो, तीन, तो तीन बार साइन चेंज हो, मतलब इसके थ्री पॉजिटिव रियल रूट्स हो गए। ठीक, चौथे में लगा लेते हैं। एक, दो, तीन, मतलब थ्री साइन चेंज हुए, मतलब थ्री पॉजिटिव रियल रूट्स हो गए यहाँ पर भी। चौथे में साइन चेंज एक भी बार नहीं हुआ, मतलब कि इसके ज़ीरो पॉजिटिव रियल रूट्स हो गए। ये हमने डिस्कार्टिस रूल ऑफ साइन का फर्स्ट रूल पढ़ा, मतलब कि एफ ऑफ एक्स में जितनी बार साइन चेंज हो गए उतने उसके पॉजिटिव रूट्स हो गए। नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं? नेक्स्ट रूल कहते हैं कि अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स है और मैं इस एफ ऑफ एक्स में नेगेटिव एक्स सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो जो मेरे पास पॉलिनॉमियल आएगा उतने उस पॉलिनॉमियल में जितनी बार साइन चेंज हो गए वो मेरे पास होगी नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। कहने का क्या मीनिंग है? मेरे पास एक पॉलिनॉमियल एफ ऑफ एक्स, उसमें मैंने नेगेटिव एक्स पुट किया, सो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स, जो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स है, इसमें जितनी बार साइन चेंज हो गए, जो नंबर ऑफ टाइम्स साइन चेंज हो रहे हैं वो हमारे पास नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स हो जाएंगे इस एफ ऑफ एक्स के। सो अब इस चीज़ को हम पहले में अप्लाई करते हैं। जब मैं एक्स की जगह नेगेटिव एक्स सब्स्टिट्यूट करूँगा, मेरे पास ये आ जाएगा, ये पॉलिनॉमियल आ जाएगा। नंबर ऑफ साइन चेंज इसमें कितने? ज़ीरो है, तो मतलब इसके ज़ीरो नेगेटिव रियल रूट्स हो गए। सेकंड में अगर हम क्या कहते हैं, एक्स की जगह नेगेटिव एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो मेरे पास क्या आएगा? एक्स के, इसे हटाइए दो, एक्स की जगह जब हम नेगेटिव एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो मेरे पास ये आ जाएगा। इसमें नंबर ऑफ साइन चेंज कितने हैं? ज़ीरो है, मतलब इसके ज़ीरो नेगेटिव रियल रूट्स हो गए। थर्ड में भी सेम, नंबर ऑफ साइन चेंज ज़ीरो हो जाएगी, तो ज़ीरो नेगेटिव रियल रूट्स। फोर्थ में अगर मैं नेगेटिव पुट करता हूँ, सो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और इसमें नंबर ऑफ साइन चेंज कितने हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव एक, पॉजिटिव से नेगेटिव एक, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव एक, सो तीन साइन चेंज हो गए, मतलब कि इसके थ्री नेगेटिव रियल रूट्स हो गए। ठीक, सो अब तक मैंने दो रूल्स बात किए डिस्कार्टिस के, रूल ऑफ साइन के। दोनों रूल्स मैंने क्या बताया? एफ ऑफ एक्स में जितनी बार साइन चेंज हो रहा है वो नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स, एफ ऑफ नेगेटिव एक्स में जितनी बार साइन चेंज हो रहा है वो नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स। थर्ड रूल हमें बताता है नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स का मीनिंग है कुछ यहाँ पर रियल रूट्स को हमने कॉम्प्लेक्स रूट्स में ऐड नहीं किया है। वैसे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स का मीनिंग है कि जिसमें रियल नंबर्स ऐड नहीं हो रहे, वरना तो वो हम डायरेक्ट पावर देख कर कह देंगे। सो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन का एग्जांपल लें, यहाँ पर हमने क्या निकाला? ज़ीरो पॉजिटिव रूट्स और थ्री नेगेटिव रूट्स। सो इसके टोटल मैंने रियल रूट्स, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, सो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स आ गए थ्री। सो इसके टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स थ्री हो गए। और हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में पढ़ा था कि अगर किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री n है, सो उसके n कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं। सो अगर इसकी डिग्री थ्री है, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री थ्री है, तो मतलब इसके थ्री कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए। ठीक, इसके थ्री कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए, और थ्री में थ्री रियल रूट्स हैं। मैंने यहाँ पर निकाला थ्री रियल रूट्स है, मतलब कि ज़ीरो ऐसे कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए जिसमें रियल नंबर्स हमने क्या कहते हैं इंक्लूड नहीं किया। सो मैंने आपको तीनों रूल्स बता दिए। पहला, एफ ऑफ एक्स में जितनी बार साइन चेंज होगा पॉजिटिव नंबर ऑफ रियल रूट्स, एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ नेगेटिव एक्स में जितनी बार साइन चेंज होगा वो हो गए मेरे पास क्या?
नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स, और अगर हम दोनों का ऐड कर दें हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ रियल रूट्स, और अगर हम उसकी डिग्री में से उस नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ ऐसे कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे जिसमें रियल नंबर्स हमने ऐड नहीं किए। तो ये था डिस्कार्टिस रूल ऑफ साइन, और यहाँ पर मेरा पूरा क्यूबिक इक्वेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेगा कुछ नेक्स्ट जे के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। बाय।